हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? होप्स आप सभी बढ़िया होंगे बेटा। आज की क्लास का जो डिस्कशन पॉइंट है बेसिकली वो आपके एग्जाम से रिलेटेड है। कल आपका एग्जाम है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिटिक्स फॉर डिसीजन मेकिंग का। इस एग्जाम में आपके सिलेबस से कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, किन टॉपिक्स पर हमें थियोरेटिकली और किन टॉपिक्स पर हमें न्यूमेरिकली फोकस करना चाहिए, आइए एक बार देखते हैं। तो सबसे पहले राइट हैंड साइड में आप ये सिलेबस देख पा रहे हैं। इस सिलेबस को मैंने बेटा क्लासीफाई किया लेफ्ट हैंड साइड में चैप्टर्स के फॉर्म में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर यूनिट नंबर 1 की, तो यूनिट 1 में है मैट्रिसेज एंड डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिसेज एंड डिटर्मिनेंट्स में जो यहाँ पे टॉपिक है बेटा डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज, ये थ्योरेटिकली पोर्शन है। यहाँ पे एग्जामिनर हो सकता है आपसे 2 मार्क का क्वेश्चन पूछ ले। जैसे सर क्या पूछा जा सकता है आपसे? टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज में एग्जामिनर पूछ सकता है रो मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं बेटा। आफ्टर दैट मूव ऑन करें एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिसेज पे। एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिसेज बेटा ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैक्सिमम टाइम ये देखा गया कि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन होता है, ऐसा क्वेश्चन फ्रेम्ड होता है जिसमें एडिशन आ जाता है, सब्ट्रैक्शन आ जाता है, मल्टीप्लिकेशन आ जाता है मैट्रिसेस का। तो आपको मैट्रिसेस को ऐड करना आना चाहिए, आपको मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्शन करना आना चाहिए, आपको मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। तो ये 3 टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ने इसमें, जोड़ना, घटाना और मल्टीप्लाई करना। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आपको एक बात बहुत अच्छे से याद रखनी है बेटा, इसमें एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है और इसके अलावा 2 मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ये भी आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। आफ्टर दैट हम मूव ऑन करते हैं आगे। इसमें बेटा यहां लिखा हुआ है ट्रांसपोज एडजॉइंट इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। कैसे? कई बार एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस में बेटा आप या तो उसे क्रैमर रूल से सॉल्व कर सकते हैं या इनवर्स मेथड से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है इनवर्स मेथड से सॉल्व करो तो वहां इस टॉपिक का कवरेज हो जाता है। कैसे सर जरा बताइए? जब आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं बेटा इनवर्स मेथड से, तो सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट निकालते हैं फर्स्ट नंबर पे। आफ्टर दैट आप माइनर कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद बेटा आप को फैक्टर कैलकुलेट करते हैं, देन आप एडजॉइंट कैलकुलेट करते हैं जिसमें आप ट्रांसपोज निकालते हैं, देन आप लास्ट में इनवर्स फाइंड आउट कर पाते हैं बेटा। इस तरीके से पूरे प्रोसेस के थ्रू इन्वर्जन मेथड से क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को। देन हम मूव ऑन करें बेटा यूनिट नंबर 2 पे। तो यूनिट नंबर 2 को ध्यान से देखिएगा, यहां पर बिजनेस एप्लीकेशन यूजिंग मैट्रिसेस, जिसमें आपको फोकस करना है इनपुट आउटपुट एनालिसिस पर। प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में देखा गया है कि 1-2 बार इसमें थ्योरी क्वेश्चन पूछा गया बेटा, लेकिन कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम में। पहले की बात करूं, अगर 2014-15 के अराउंड इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया था, तो हो सकता है अपकमिंग एग्जामिनेशन में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो प्लीज, सिंपल है, आसान है, तो आप इसे करके जा सकते हैं बेटा। अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है तो प्लीज रिवाइज करके जरूर जाइएगा। इसके बाद हम बात करते हैं सर ओवरऑल इसका इंपॉर्टेंस बता दीजिए कैसा है बेटा। बहुत अच्छा खासा वेटेज रखता है, ये दोनों मैट्रिक्स के हैं बेसिकली, दोनों के दोनों। अगर मैं बात करूं आरटीयू की, तो ओनली 2019 वाला साल ऐसा गया था 2019 में, जब इस यूनिट से, इन दोनों यूनिट से बोलूंगा, क्वेश्चन एग्जाम में न्यूमेरिकली नहीं पूछा गया, वरना लगातार हर साल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैट्रिक्स वाली यूनिट से। अब हम मूव ऑन करते हैं यूनिट नंबर 3 की तरफ बेटा। यूनिट नंबर 3 में जैसा कि आप देख पा रहे हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है, जिसमें आपको पढ़ना है मीन, मोड, मीडियन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इससे न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में 6 मार्क का बेटा। और मैक्सिमम टाइम छोटे छोटे क्वेश्चंस भी एग्जामिनर पूछ लेता है, जैसे डेफिनेशन पूछ लेता है, छोटे न्यूमेरिकल्स आपसे पूछ लेता है 2 मार्क्स में। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है। इसके अलावा इसमें थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो जेड स्कोर, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, जिसमें ईडीए 2 मार्क्स के क्वेश्चंस पहले पूछे जा चुके हैं एग्जाम में ईडीए के बारे में। बोक्स एंड विस्कर प्लॉट का शॉर्ट नोट एग्जाम में पूछा जाता है आपसे, मतलब थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है बेटा थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद मूव ऑन करते हैं यूनिट नंबर 4 पे। यूनिट नंबर 4 की बात करूं कोरिलेशन, तो कोरिलेशन में कौन से मेथड पे आपको फोकस करना चाहिए, तो आइए देखते हैं एक बार। कोरिलेशन में बेटा वैसे तो बेसिकली यहाँ 5 मेथड डिफाइन है एज पर आवर सिलेबस। अगर बात करें तो अभी आपको कोरिलेशन को रिवाइज करना है, तो एक आप इनडायरेक्ट मेथड से करिएगा। किससे करिएगा बेटा? इनडायरेक्ट मेथड से ना, ताकि आपका कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक ना हो, आप परेशान ना हो, कॉम्प्लिकेशंस नहीं आए कैलकुलेशन में, आपको इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर लेना चाहिए। इसके अलावा बात करूं, सिंपल पड़ेगा, बहुत आसान है। प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड या स्क्वायर वैल्यू मेथड, ये बहुत आसान है, इजीली बन जाता है बेटा। हाँ, ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिकली एग्जामिनर आपसे पूछता है कि इसी मेथड से बाउंड होकर आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, ऐसा नहीं होता है।
बट हाँ एक साल था 2009 बेसिकली 2009, जिसमें एग्जामिनर ने स्क्वायर वैल्यू मेथड के नाम से क्वेश्चन पूछ लिया था, है ना। तो प्लीज फोकस करिएगा, थोड़ा ऐसा ना हो कि रिपीट हो जाए। तो आपको वैसे बेसिकली इनडायरेक्ट मेथड पे फोकस करना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये तीन में से अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो इनडायरेक्ट मेथड पे सॉल्व करिएगा। इसके अलावा ग्रुप सीरीज एक सेपरेटली दिखता है, क्वेश्चन फ्रीक्वेंसीज गिवन होती है बेटा वहां पे, और रैंक कोरिलेशन अगर आपसे पूछता है तो एग्जामिनर बताता है कि आपको रैंक कोरिलेशन से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इस तरीके से आपको कोरिलेशन पढ़ना है। तो कोरिलेशन में आपको न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है बेटा इसको। इसके बाद हम मूव करते हैं बेटा इसी में नेक्स्ट यूनिट, यूनिट नंबर 5, जिसमें है रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन में बेटा बेसिकली ध्यान से देखिएगा स्क्रीन पे। रिग्रेशन की बात करें अगर अपन, तो एक होता है लीस्ट स्क्वायर मेथड, एक होता है मीन बेस मेथड। तो लीस्ट स्क्वायर मेथड सिंपल है, जहां पर आपको रिग्रेशन लाइन पूछता है, इक्वेशन बनाने को पूछता है। एग्जाम में कई बार देखा गया है क्वेश्चन, ठीक है, बट स्पेसिफिकली बोलता नहीं है एग्जामिनर। इजी है, प्लीज कवर करके जाइएगा। और अगर हम बात करें मीन बेस मेथड की, तो मीन बेस मेथड में बेटा अगर आपको इन तीनों मेथड्स में से करने हैं तो आप फिर क्वेश्चन करिएगा। एक तो डेविएशन आर टेकन फ्रॉम अज्यूम मीन, और ये वाला तब अप्लाई होता है जब आपको डेटा दिया हुआ हो क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन का और कोएफिशिएंट कोरिलेशन का डेटा अगर क्वेश्चन में देता है एग्जामिनर, तो आप ये थर्ड वाला सी वाला कैटेगरी यूज कर सकते हैं। व्हेन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोएफिशिएंट कोरिलेशन आर गिवन। तो इसके भी एक दो सवाल आप जरूर से बना के जाइएगा बेटा। देन हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट यूनिट पर। यूनिट नंबर 6। यूनिट नंबर 6 में बेटा आपको जो फोकस करना है इंडेक्स नंबर में न्यूमेरिकली, वो करना है फिशर पे। बेटा किस पे करना है? फिशर आइडल इंडेक्स। अब फिशर में आपका लास्ट पेयर भी कवर हो जाता है, पाशे भी कवर हो जाता है, ठीक है, ये दोनों कवर हो जाते हैं। इसी को मिलाकर क्या बनेगा? आपका फिशर आइडल इंडेक्स बनेगा। इसमें आपसे एग्जामिनर ये भी पूछ लेता है कई बार, जैसे फिक्स बेस चैन बेस इंडेक्स एग्जामिनर पूछ लेता है न्यूमेरिकल में आपसे। इसके अलावा एक टॉपिक और है यहाँ पे, रेशियो एंड प्रपोर्शन। इससे बेटा प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन देखा नहीं गया है, ठीक है। हो सकता है, मुझे लगता है कि अपकमिंग एग्जामिनेशन में 2 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछ ले। तो इस तरीके से मैं बोलूं तो यूनिट नंबर 6 में एक इंडेक्स नंबर हो गया जहां पे आपको फिशर पे फोकस करना है, और इसके अलावा रेशियो एंड प्रपोर्शन है बेसिकली। नेक्स्ट बेटा बात करते हैं अगली यूनिट पे, यूनिट नंबर 7। ये है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का क्लासिफिकेशन बेसिकली मैंने दो तरीके से किया है, एक है प्रोबेबिलिटी थ्योरीज और दूसरा है बेटा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब थ्योरीज में क्या होगा? एडिशन थ्योरम है ना, एक आपका मल्टीप्लीकेशन थ्योरम है, इस पे आपको फोकस करना है अच्छे से। देन अगर हम बात करें बेस थ्योरम और है बेटा, एक बेस थ्योरम एग्जामिनर क्या है मैक्सिमम टाइम न्यूमेरिकल पूछ लेता है एक बेस थ्योरम से आपसे, तो इसे भी अच्छे से पढ़ के आपको जाना है। तो कौन कौन से थ्योरम हो गए? एडिशन थ्योरम हो गया आपका, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम हो गया और आपका बेस थ्योरम हो गया। देन अगर बात करें डिस्ट्रीब्यूशन की, तो डिस्ट्रीब्यूशन में बेटा 3 तरह के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, एक बाइनोमियल होता है, एक पॉइजन होता है आपका, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो मैक्सिमम टाइम एग्जामिनर जो क्वेश्चन आपसे पूछता है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से पूछता है बेटा। केस स्टडी में भी क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। तो इसके बाद लास्ट यूनिट जो हमारा है वो है इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। इन्वेस्टमेंट एनालिसिस बेसिकली फाइनेंस का यूनिट है बेटा, है ना। इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी का पोर्शन कवर है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में क्या होगा? बेसिकली एक प्रेजेंट वैल्यू होता है, एक फ्यूचर वैल्यू होता है, यही दो टॉपिक होते हैं इसके अंदर। तो ये जितना भी आपको दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये पोर्शन किसका है? इसकी मेन हेडिंग क्या है बेटा? टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जहां आपका प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू का कवरेज होता है। आप फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट बहुत अच्छे से एक दो क्वेश्चन करके जाएं, कंसेप्ट समझ के जाएं। बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, टफ नहीं है बेटा ये ना, सिंपल है। इसके बाद अगर हम बात करें इसमें थियोरेटिकली क्या कवर हो सकता है? अच्छा एक टॉपिक और रह गया, डिस्काउंटिंग। ये प्रेजेंट वैल्यू वाला हो गया। अगर आपने ग्रेजुएशन में बेटा कॉमर्स था आपके पास, तो आपने एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक टॉपिक पढ़ा होगा कैपिटल बजटिंग, जहां डिस्काउंटिंग में आपने प्रेजेंट वैल्यू के नाम से पढ़ा होगा बेटा, कैपिटल बजटिंग के अंदर, है ना। तो वही डिस्काउंटिंग है बेसिकली यहाँ पे, है ना। तो डिस्काउंटिंग में प्रेजेंट वैल्यू वाला कंसेप्ट अप्लाई होता है। तो मैंने क्या कहा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी में आपको फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू आपको पढ़ के जाना है। अब थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें अगर हम, तो यहाँ ये है बेटा एन्युटी, अमोर्टाइजेशन एंड सिंकिंग फंड। हो सकता है एग्जामिनर आपसे किस में पूछ ले? थ्योरी में पूछ ले बेटा। एन्युटी से भी न्यूमेरिकल हो सकता है, बट मेरा ये कहना है कि कहीं ना कहीं आप अगर न्यूमेरिकली करेंगे बेटा प्रैक्टिस में, तो आप थ्योरी इजीली लिख पाएंगे। इसके बाद लास्ट टॉपिक जो इसमें आपको नजर आ रहा है सेपरेटली, ये है ब्रेक इवन एनालिसिस। ये आपने मार्जिनल कॉस्टिंग सीबीपी के एनालिसिस के नाम से
आपने अकाउंट्स में भी पढ़ा है, तो सेम चीजें हैं, वापस से आपको सेम रिवाइज करना है इसको। ब्रेक इवन एनालिसिस को न्यूमेरिकल 6 नंबर में इस पेपर में, इस एग्जाम में पूछा जा चुका है पहले भी आपसे, बीईपी वाले चैप्टर से, या यूं बोलूं ब्रेक इवन एनालिसिस से। तो आइए एक बार देख लेते हैं कि लास्ट ईयर्स में हमारे पास केस स्टडी कौन कौन से रहे हैं। तो लास्ट ईयर्स में केस स्टडीज की अगर हम बात करें बेटा, कौन कौन से केस स्टडीज आ चुके हैं हमारे पास, देखिएगा ध्यान से। 2022 के एग्जाम पेपर में कोरिलेशन था बेटा ग्रुप सीरीज का, यूनिट नंबर 4 से। 2023 में प्रोबेबिलिटी था, डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन था, मतलब 2 पार्ट्स में स्प्लिट था। 20 नंबर का क्वेश्चन है ना। क्या होता है कि 2 पार्ट्स में स्प्लिट होता है, तो बच्चे को अगर एक क्वेश्चन अच्छे से नहीं आता तो बच्चा दूसरा क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर पाता है, पूरे 20 नंबर नहीं निकलते हैं। तो स्प्लिट रहता है तो कहीं ना कहीं आपको ही फायदा है, ठीक है। तो इस तरह से एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन था और दूसरा कोरिलेशन हो गया, रैंक वाला कोरिलेशन था बेटा। तो दोनों टॉपिक अलग अलग थे, ठीक है। नेक्स्ट 2024 में पूरा कोरिलेशन का क्वेश्चन था यूनिट नंबर 4 से, और देन 2025 में ब्रेक इवन एनालिसिस वाला केस स्टडी का क्वेश्चन था 20 मार्क्स में। तो होप सो आपको ये थोड़ा समझने आ गया होगा बेटा इजीली। तो आशा करता हूं कि आपका एग्जाम कल बहुत अच्छा जाएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।